मनीषा जी, मेरा सवाल आपसे वही है, जो जिस तरह की परिस्थितियों में नैया को पार लगाना है भारत को अगर हम देखें तो कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसकी वजह से सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अमेरिका, जैसा बताया उन्होंने कि 4% जनसंख्या है, लेकिन 32% जो संक्रमित मरीज है विश्व के, वो अमेरिका में है। आज 4% जनसंख्या है, लेकिन 1/4 मरने वाले, 2 लाख से जरा सा ऊपर लोग विश्व भर में मरे हैं और 50,000 यानी 1/4 लोग अमेरिका में मर गए हैं। जो परिस्थितियां हैं, ट्रंप का आपने जिक्र किया कि कई बार उलझुल बातें कर देते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेकर उन्होंने कैसे डिसइंफेक्टेंट का इंजेक्शन दे दीजिए, ये सब कुछ कह दिया। उन्होंने एक वक्त पर यह भी कहा था लॉकडाउन लगाने पर कि जो कदम उठाया जाए वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक ना हो, और ये कहकर उन्होंने लॉकडाउन को नकार दिया था एक वक्त पर। इतनी इंसानी जिंदगियां जाने के बाद अब लॉकडाउन ही उनकी भी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। क्या ऐसे में नहीं माना जाए कि हिंदुस्तान की जनसंख्या वाले मुल्क में इतना बड़ा फैसला लेना वाकई एक ऐसा फैसला है जिसका लोहा सबको मानना पड़ेगा, आसान नहीं था? मनीषा जी। हाँ, मैं आपके सवाल का जो आखिरी वाक्य है उससे सहमत हूं, लेकिन आपने मेरे परिचय देते समय बताया कि मैं एक एकेडमिक हूं और रिसर्चर हूं। तो आपको मैं बताऊं एक रिसर्चर की हैसियत से कि जो समस्या है, केवल समस्या के स्तर पर अमेरिका और भारत की तुलना बहुत अच्छी नहीं, इसलिए कि आप जानती हैं कि टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है और एज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन सभी को भी अगर दरकिनार किया जाए तो ये सत्य है कि अमेरिका में काफी देर तक लोग इस बात से झूलते रहे कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है, और आज ट्रंप के पास जो एक कार्ड है वो लिबरेशनिस्ट का खेल खेल रहे हैं। और जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी, आपको पता है कि उनके चुनाव अभी कुछ ही महीने में आने वाले हैं, तो वो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि अब आप अपने, क्योंकि स्टेट्स में वो एक तरह से पॉलिटिकल तूफान मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन का विरोध कीजिए। तो पॉलिटिकल स्तर पर आप जरूर तुलना कर सकती हैं, और वहां मैं कहूंगी कि ट्रंप जो है एक अजीब छोटे किस्म की राजनीति कर रहे हैं। कई बार फुट इन द माउथ डिजीज, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं ये तो मैं सरकाज़म में कह रहा था। लेकिन अमेरिका के बारे में भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ अच्छी बातों का हमको ग्रहण करना चाहिए। वहां साइंस और टेक्नोलॉजी के जो डिबेट्स हैं, जॉन्स हॉपकिंस के डेटा आप रोज खुद भी इस्तेमाल करती हैं, वहां पे जिस तरह से वो, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे, वहां के रिसर्चर्स को ये दम रहा है कि उन्होंने पेपर अब छाप दिया है कि इसके बारे में अभी हम फर्म रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अगर बिना हम जांच परख के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे तो उससे जान पर खतरा हो सकता है। तो एक तरह से ज्ञान की स्वायत्तता अमेरिका ने दर्ज की है। अपने संस्थाओं में जो दम है, कुओमो के जो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके आप अगर देखें रोज जो आते हैं तो बखूबी समझेंगे कि ज्ञान का जो स्थान है और ज्ञान से परख जो संस्थाएं हैं, जैसे हम यहाँ 4 बजे शाम को देखते हैं अपने यहाँ कि आईसीएमआर के चीफ आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की डिस्कशंस की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये समझना पड़ेगा कि भारत के हर राज्य में अब एक एम्स के स्तर का रिसर्च शोध संस्थान वाला हॉस्पिटल, केवल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, शोध संस्थान वाला हॉस्पिटल, ट्रॉपिकल डिजीजेस पर रिसर्च करना, ये सब हमको अपना इंडिजिनस कैपेसिटी जो है बनानी पड़ेगी। और इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी कितना भी हमको देना पड़े, एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजनरी योगदान करके और सरकार के जरिए हमको ये संस्थानों को खड़ा करना पड़ेगा। अंत में मैं ये कहूंगी कि ट्रंप से राजनीतिक स्तर पर अगर आप तुलना करते हैं तो नरेंद्र मोदी कहीं आगे हैं और जिम्मेवार हैं। और खैर, जो आपने ये बात कही रिसर्च पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना खर्च और कितना दिमाग, कितना झोंकना चाहिए हर मुल्क को, तो इस बार तो ये बीमारी सिखा जाएगा विश्व के तमाम मुल्कों को जो अब तक समझते थे कि स्वास्थ्य में बहुत कम एलोकेशन करके वो काम चला सकते हैं। इस बीमारी के बाद हर किसी की आंख जरा सी तो जरूर खुलेगी, कम से कम नागरिक उसे खोलने पर मजबूर करेंगे, ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। मैं आपके पास अब प्रदीप जी आना चाहती हूँ। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मोदी नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो भारत के मद्देनजर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ ये उम्र के ज्यादा लोग वहां पर थे या जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी है उसकी वजह से। आप ये भी देखिए कि भारत में धारावी है, धारावी जहां की जनसंख्या घनत्व का शायद कोई सानी नहीं है पूरे विश्व में।
इसी भारत में ऐसे मजदूर हैं जो दिहाड़ी हैं, जिनकी रोजी रोटी रोज की चलनी है, जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। इन सब को देखते हुए भी इतने बड़े फैसले को लेना था, ये भी एक चुनौती है। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यूरोप और अमेरिका में ही तमाम चुनौतियां हैं, भारत में भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम देखें कि इस लड़ाई से लड़ना है तो धारावी में ही सिर्फ जनसंख्या घनत्व नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आज भी आप बाजार के अलग अलग जगहों की, कहीं मंडियों की तस्वीरें देख लीजिए, आदमी ही आदमी दिखाई देता है। प्रदीप जी। जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है, अपने को समझना होगा कि कोरोना वायरस आ कहाँ से रहा है और कैसे आ रहा है। तो ये सबको पता है कि ये विदेश से आ रहा है। तो विदेशी सीमाओं को लॉकडाउन करना सबसे पहले इंटरनेशनल 22 तारीख से, वहां से ये सुनिश्चित हो गया कि कम से कम अब एक स्टॉप तो लगा। अब जितने लोग इंडिया के अंदर आ चुके हैं पिछले एक महीने में, 22 मार्च की बात करें, अब उनको संभालना जरूरी है। और ये जो लॉकडाउन का फैसला है, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर हैं और वो रोज की मजदूरी और रोज से जो पैसा कमाएंगे उसके ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है। इन सब बातों के चलते ही ये बहुत कड़ा फैसला था कि लॉकडाउन किया जाए। और जब उनको ये लगा कि एक ही चीज मैं कहूंगा कि जो उन्होंने 23 तारीख को 12 बजे रात से लॉकडाउन कर दिया घोषित, उसमें यदि एक केवल दे दिया जाता तो जितने ये विस्थापित मजदूर हैं जो अपने राज्य से दूसरे बड़े शहरों में आते हैं, मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ी संख्या अपनी अपनी जगह पहुंच पाने में कामयाब होती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, इनकी संख्या जो है इंडिया के अंदर 4.5 करोड़ के करीब है और उसका 5 से 10% जो है केवल तकलीफ और मुसीबतों में है।